अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ है, एक्सपोनेंट और बेस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज़ है, कैसे फाइंड करना है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट क्या चीज़ है? एक्सपोनेंट जो है वो किसी भी नंबर का हमें क्या बताता है? एक्सपोनेंट वर्ड बेसिकली क्या चीज़ है? कोई भी हमारे पास एक नंबर है, उसको एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि उसको आपने उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है अपने आप के साथ। लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2 और ऊपर हमने एक छोटा सा लिख लिया है इस तरह 3। आपने कई जगहों पे इस तरह देखा होगा, लिखा हुआ होगा क्वेश्चंस में 2 की पावर 3। आप इसको इस तरह पढ़ते हैं, 2 की पावर 3 है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये बेस है, यानी जो नंबर बड़ा लिखा हुआ है ये है हमारी बेस, इसको बेस कहते हैं। और ये जो ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, या ये इसकी पावर है। तो एक्सपोनेंट बेसिकली 2 की पावर है 3, यानी 2 को हमने अपने आप के साथ 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। एक्सपोनेंट हमें ये बताता है, एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इट्सेल्फ अपने आप के साथ उसने मल्टीप्लाई होना है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम लेते हैं, -3 पावर 4, एक्सपोनेंट 4। अब -3 बेस है और ये जो 4 है इसका मतलब है कि हमने -3 को मल्टीप्लाई करना है अपने आप के साथ, -3 के साथ। तो 4 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारे एक्सपोनेंट का मतलब। तो एक्सपोनेंट और बेस को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लिखी हुई है 13, 25 ऊपर लिख ली है। तो आप इधर से इजीली बता सकते हैं कि 13 जो है ये बेस है और 25 जो है ये एक्सपोनेंट है। यानी 13 को 25 के साथ 25 टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक और हम ले लेते हैं, हमने अब कोई एक नंबर नहीं लिया, हम ए की पावर एम लिख रहे हैं, तो इसमें ए जो है वो बेस है और एम जो है वो एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, रैशनल फॉर्म ए ओवर बी पावर एन। तो ए ओवर बी जो है ये क्या है? बेस है, ए ओवर बी बेस है और एन जो है ये हमारी एक्सपोनेंट है। किसी भी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कैसे लिखते हैं? अब ये तो हमारे पास नंबर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसकी बेस कौन सी है और इसका एक्सपोनेंट कौन सा है। अब अगर हमारे पास नंबर्स दिए हों और बताया हो कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 और इसको उन्होंने कहना है कि आप लिखें, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। तो आप 1/10 लिखेंगे और इसकी पावर लिखेंगे 3। तो यानी ये बेस है और ये 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम 3 लिखेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो खुद बेस है और जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स आपको बताता है कि इतने टाइम जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी ये पावर 1 2 3 4 5। तो आप ऊपर इसकी एक्सपोनेंट लिखेंगे 5। तो ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की ये डेफिनेशन है। बेस और एक्सपोनेंट में ये जो है वो फ़र्क है। नेक्स्ट हम एक प्रूव करते हैं। प्रूफ में हम ये बताते हैं कि ये वाकई जो है वो आपस में इक्वल है। सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 125। तो इसको हमने ये प्रूव करना है। तो आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये आपस में इक्वल है? तो आप इसकी ये साइड ले लेंगे, ये तो 125 लिखा हुआ है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 5 की पावर 3 है, तो इसका ये मतलब है कि 5 जो है वो अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स।
एक्सपोनेंट अभी हमने यही पढ़ा है ना कि हम उस नंबर का जिसका हमने जिसकी एक्सपोनेंट हमने लिया है उसको उस नंबर के साथ अपने नंबर के साथ यानी जो नंबर खुद है उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 के एक्सपोनेंट 3 है तो 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप के साथ। तो 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 125। तो इधर से ये प्रूव हो गया कि ये जो एक्सपोनेंट हम लेते हैं ये इस तरीके से ये जो है वो राइट है। ये एक ठीक मेथड है कि हम एक बड़ा नंबर है तो उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं 3 की पावर 6 इक्वल टू 729। अब 729 एक बहुत बड़ा नंबर है। 3 की पावर 6, 3 तो एक आप सिंपल सा 2 3 4 5 ये सिंपल से नंबर हैं यानी कि हर क्वेश्चन में इजीली आप यूज़ करते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि इसकी पावर। तो ये 729 के इक्वल है। तो इसका मतलब है 729 को अगर आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 6 आता है। तो इसका मतलब है 3 अपने साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 243 और 243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर आ जाए तो उसका आप एक्सपोनेंट कैसे बनाएंगे। अब ये तो हमें एक प्रूफ मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से दिया हो तो इस तरीके से आप उनको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है जैसे सपोज 121 दिया हुआ है और इसको आपने उसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है यूजिंग एन एक्सपोनेंट, आप इसको कैसे लिखेंगे। तो 121 है तो आप इसको एक्सपोनेंट बनाने का सिंपल सा मेथड ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें। 121 है तो 121 पे कौन सा टेबल जाएगा, इसका एलसीएम आप लेंगे तो 121 पे 11 ही जाएगा। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। 11 1 11, तो आप 121 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11। तो 11 मल्टीप्लाई 11 का मतलब है 11 स्क्वायर। एक्सपोनेंट इसका 2 है और बेस इसकी 11। तो 121 को आप ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 81 नंबर है। अब 81 को सेम इसी तरीके से आप डिवाइड करेंगे। सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर है 3 है, 2 है, 2 तो इस पे जाता नहीं है, 3 जाएगा। तो 3 27 ज़ार 81, 27 पे अगेन 3 डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ार 27, अगेन 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9 एंड अगेन 3 1 ज़ार 3। तो 81 को आप लिखेंगे, ये इसका एलसीएम है, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 कितने टाइम्स इस है मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो ऊपर आप ऐसे लिख लेंगे 3 पावर 4। तो एक्सपोनेंट 4 है और बेस इसकी 3 है। तो आपने इस तरीके से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। तो ये मेथड है एक्सपोनेंट को बनाने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स को लिखने का। और आपको पता भी चल गया है कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है, और एक्सपोनेंट जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है जो हमने पढ़ना है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या हैं, यानी अब एक्सपोनेंट तो आपको पता चल गया कि आप किसी भी नंबर को इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अब इसके लॉज क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसके जो लॉज हैं, सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ, कि अगर हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में नंबर आ जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स हों, तो प्रोडक्ट लॉ है हमारे पास, वो क्या बताता है। अब प्रोडक्ट लॉ 2 टाइप्स का है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर लिखा है, एक कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसकी एक होती है बेस, जैसे ए की पावर सपोज m कह रहे हैं, तो एक है उसकी बेस और एक है एक्सपोनेंट। दो ही चीज़ें हैं ना, एक बेस है और एक है एक्सपोनेंट। अब बेस और एक्सपोनेंट 2 चीज़ें हैं। अब प्रोडक्ट लॉ क्या हमें बताता है, प्रोडक्ट लॉ अब 2 टाइप्स में आप उसको लिख सकते हैं। 2 टाइप्स कौन सी हैं, जब आपके पास बेस सेम हो, बेस जो है वो सेम हो और एक्सपोनेंट जो है वो हो डिफरेंट।
एक ये प्रोडक्ट लॉ हम बनाएंगे। दूसरा हम बनाएंगे जब बेस डिफरेंट हो, बेस क्या हो, डिफरेंट हो, और एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो। तो टू टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें। अब सपोज ए की पावर है m और ए की पावर है n, यानी बेस अब क्या है, सेम है, जबकि एक्सपोनेंट्स दोनों के ऊपर जो है वो डिफरेंट है। तो तब हम क्या लिखेंगे, तो तब हम बेस सेम है तो सेम लिखेंगे, जो ऊपर इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। जो इनकी बेस है वो सेम रहेगी और जो ऊपर लिखे हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे। अब इधर आता है जब बेस हमारे पास डिफरेंट हो, जो बेस है ए इधर सेम थी, अब हमारे पास डिफरेंट बेसिस हैं, ए हम ले लेते हैं, एक बी लेते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है। तो फिर आप एक्सपोनेंट सेम है तो सेम ही आएगा, और नीचे जो बेस आपस में है दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई करके उनको इस तरीके से आप लिख लेंगे। ये है एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट लॉ है इसका। अब प्रोडक्ट लॉ टू टाइप्स का है। जब बेस सेम हो तो आपने जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लेना है। जब बेस डिफरेंट हो तो आपने क्या करना है कि ए और बी है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको लिख के, जो इनकी बेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख के, और जो एक्सपोनेंट है दोनों का सेम है तो उसको ऊपर आपने इस तरीके से लिख लेना है। ये है इसका प्रोडक्ट लॉ। नेक्स्ट आते हैं कोशेंट लॉ पे। कोशेंट लॉ है हमारे पास, उसमें भी इस तरीके से दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, बेस एंड एक्सपोनेंट। तो उसके भी हम आगे से टू टाइम्स ऐसे डेरिवेट करेंगे। एक जब हमारे पास बेस सेम होगी और बेस जो है सेम होगी, प्रोडक्ट लॉ है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोशेंट लॉ होगा तो डिवाइड होगा। अब इधर जो है बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे, इधर इधर एक्सपोनेंट सेम होंगे। तो फिर ये कोशेंट रूल जो है वो क्या बताता है, अगर बेस सेम हो और ऊपर एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो बेस तो वही सेम रहेगी, जो ऊपर एक्सपोनेंट हैं वो माइनस हो जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट में ऊपर प्लस हो गए थे, इधर सिर्फ माइनस हो जाएंगे। और इसी तरीके से जब बेस सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो जो बेस है इधर मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको ए ओवर बी ऐसे लिख लेंगे, और ऊपर एक्सपोनेंट सेम था तो आप ऊपर ऐसे एन लिख लेंगे। ये प्रोडक्ट लॉ है और कोशेंट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ दो तरीके से, जब बेस सेम हो तो तब क्या करना है, और जब बेस डिफरेंट हो तब क्या करना है, और कोशेंट लॉ जो है वो भी इस तरीके से है। तो सिंपल से हैं, अगर आपने बेस सेम है तो जो ऊपर प्रोडक्ट लॉ में कोशेंट प्लस कर लेने हैं, कोशेंट लॉ में माइनस कर लेने हैं, और इसी तरीके से जब बेस डिफरेंट हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके बेस को, और वो एक्सपोनेंट सेम है तो सारी बात है वन टाइम्स आप ऊपर इस तरह एक्सपोनेंट लिख लेंगे। और इसी तरीके से जब डिवाइड हो रहा है यानी कोशेंट लॉ है तो उसमें भी आप ऐसे करेंगे कि जो बेस है उनको इस तरह ए और बी की फॉर्म में लिख के, और ऊपर जो इसकी एक्सपोनेंट है उसको आप लिख लेंगे। तो नेक्स्ट पावर लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर लॉ के बारे में। पावर लॉ क्या चीज़ है? पावर लॉ हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास एक बेस है, इसकी एक्सपोनेंट है m, इसकी पावर m है, अगेन इसकी पावर आ जाए तो फिर क्या करेंगे, यानी a की पावर m है तो इसको एज अ बेस लें अगर, और इसकी भी पावर n आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो फिर सिंपल सा पावर की जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, m क्रॉस n हो जाएगा, या a की पावर आप mn लिख सकते हैं। अगर पावर की पावर आ जाए तो आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ये हमें पावर लॉ बताता है। अच्छा, अब एक बच्चों को अमूमन तौर पर एक मसला होता है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है, और अगर उसकी पावर ज़ीरो आ जाए तो क्या लिखेंगे। कोई भी एक्सपोनेंट है तो उसकी सॉरी बेस है, उसकी अगर पावर आपके पास ज़ीरो होगी तो वो हमेशा वन के इक्वल होगा।
ए की पावर 0 है 1 होगा, 2 की पावर 0 है 1 होगा। कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है, उसकी जब आप पावर 0 लेंगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे अब ए की पावर तो m है, ए की पावर n है, किसी भी नंबर की पावर आप ले लें हैं तो पावर नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे, सपोज आपके पास ए की पावर -m है, तो आप उसको कैसे क्वेश्चंस में आगे लेके चलेंगे। तो सिंपल उसका ये मेथड है कि आप उसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। आप 1 ए की पावर m ऐसे लिख लेंगे। यानी जो बेस है अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो सिंपल उसका मेथड ये है कि उसको आप 1 ए की पावर, उसको आप नोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर बना लेंगे और सिंपल जो है वो उसकी जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हमने इसके लॉज पढ़े हैं, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, यानी 2 टाइप्स हैं प्रोडक्ट लॉ की भी आगे से, जब बेस सेम है और जब बेस डिफरेंट है। इसी तरह आपने कोशेंट लॉ भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि ये जो हमने लॉज पढ़े हैं, इन लॉ पे हम इनको आप देखेंगे कि कैसे आप इनके ऊपर नंबर के साथ इन लॉज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने 3 तरह से आपने पढ़े हैं, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, आपने कोशेंट लॉ पढ़ा है और एक आपने पावर लॉ पढ़ा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास m की पावर 3 m की पावर 4, बेस सेम है और जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, बेस सेम है तो लिख लेंगे और जो ऊपर इनके पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो m की पावर आ जाएगी 7 आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास 1/10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 5 आ जाता है तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो उसको ऐसे लिख लेंगे, ऊपर जो पावर्स हैं उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 + 5 9 हो जाता है तो 1/10 की पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये जब बेस हमारी क्या है, सेम है। अब बेस अगर हम डिफरेंट लें, कोई भी हम बेस ले लेते हैं, 2/5 हम ले लेते हैं, इसकी पावर 3, 5/7 की पावर 3। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो बेस है वो डिफरेंट है और जो इसके एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है। तो क्या होता है कि जो बेस होती है उसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ऊपर इनकी पावर है वो 3 है तो इधर 3 आएगी और 2/5 मल्टीप्लाई 5/7, 5 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2/7 की पावर 3। अब बेस डिफरेंट थी, एक और एग्जांपल के ज़रिए हम देखते हैं। p की पावर 10 मल्टीप्लाई q की पावर 10। अब पावर सेम है, जो एक्सपोनेंट है वो 10 है और जबकि बेस जो है वो डिफरेंट है। तो सेम बेस डिफरेंट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 10 है तो उधर 10 ही आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं pq की पावर होल की पावर 10। ये हमने प्रोडक्ट लॉ की प्रैक्टिस हमने की है। नेक्स्ट हम कोशेंट लॉ पे जाते हैं। ये कोशेंट लॉ अगर हमारे पास हो, हमारे पास एक्सपोनेंट्स दिए हों तो उनके ऊपर कोशेंट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। अब कोशेंट लॉ की हम एप्लीकेशन करते हैं। बेसिकली मैथ जो है वो नाम ही प्रैक्टिस का है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपने अगर कोई लॉज पढ़े हैं, कोई फार्मूलाज पढ़े हैं मैथ में, तो आप तब तक उनको याद नहीं कर सकते, रटा नहीं लगा सकते जब तक आप उनकी एप्लीकेशन खुद से ना करें। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही अब ये जो आपने लॉ पढ़े हैं, एक्सपोनेंट्स के, प्रोडक्ट लॉ है, कोशेंट लॉ है, ये अब तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, याद नहीं होंगे जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो कोशेंट लॉ की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो कि अगर हमारे पास दो इस तरह से लिखे हुए हैं, अब इनकी बेस डिफरेंट है, सॉरी बेस सेम है और जो इनके एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। तो अब आपने इनके ऊपर कोशेंट लॉ कैसे लगाना है, तो इनको आपने डिवाइड कैसे करना है। बेस सेम है तो सेम आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। और जो अब प्रोडक्ट लॉ में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है तो जो ऊपर इनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जबकि कोशेंट लॉ में माइनस हो जाती हैं। तो 7 - 2 तो 2 की पावर आ जाएगी 5। सिंपल आपने करना है कि जो बेस है उसको सेम ऐसे लिखना है और ऊपर जो इनकी पावर्स हैं उनको माइनस कर देना है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। -9 की पावर 11 डिवाइड -9 की पावर
8। तो अब बेस सेम है तो सेम -9 नहीं आएगा, और ऊपर जो इनकी पावर्स हैं उनको माइनस कर लेंगे, तो -9 की पावर 3 आ जाएगा। सिंपल सा, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब ये हमने 2 एग्जांपल्स की हैं जब हमारे पास बेस क्या है, सेम है। अब हम 2 एग्जांपल्स करते हैं जब हमारे पास बेस क्या हो, डिफरेंट हो। ये बाई लिखना था, और 5 की पावर 4। अब बेस क्या है, डिफरेंट है, तो बेस डिफरेंट है और जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स है, वो सेम है, तो इधर सेम 4 है तो इधर 4 ही आ जाएगा। अब प्रोडक्ट जो ला था उसमें अगर हमारे पास बेस डिफरेंट हो तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इधर बेस डिफरेंट है लेकिन डिवाइड का साइन है, तो आप इनको 3/5 ऐसे लिख लेंगे। एक और एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। x की पावर a डिवाइड y की पावर a। अब एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वो सेम है, a ही है, तो बाहर a ही आएगा, और ये x और y है ये आपस में ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। इसको आप लिखेंगे x/y की पावर a। ये एक्सपोनेंट लॉ की हमने एग्जांपल्स की हैं, प्रोडक्ट लॉ की भी कर ली हैं। नेक्स्ट हम पावर लॉ के बारे में देखते हैं। पावर लॉ मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास पावर लॉ है हमारे पास, कि अगर एक हमारे पास एक दफ़ा पावर है, पावर की अगेन पावर हो, यानी a की पावर m है तो अगेन a की पावर n हो, तो आप उसको लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n, या mn आप लिख सकते हैं। पावर की पावर हो तो उसको आपने मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है। अब एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास है 3 की पावर 4 की पावर 2। तो आप क्या करेंगे कि आप पावर की पावर यानी 4 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर आ जाएगी 8। 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा। लेट्स सपोज हम एक और ले लेते हैं, फ्रैक्शन में हम कोई नंबर लेते हैं, -1/2 की पावर 7 और इसकी पावर 2। तो आप क्या लिखेंगे, -1/2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2, तो -1/2 की पावर 14 आ जाएगा। अब इसको आप एक और टर्म से देखें, अगर इसको आप लेट्स सपोज बेस कंसिडर करते हैं, यानी ये सारी को आप -1/2 की पावर 7 को आप बेस लेते हैं, -1/2 की पावर 7 को अगर आप बेस लें तो आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं कि कोई भी बेस दी हुई है उसकी जो पावर होती है उतने टाइम आप उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1/2 की पावर 7 अगर आप उसको एज अ बेस कंसिडर करें तो आप उसको उस अपने नंबर के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस पर आप अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं, ये हमने प्रोडक्ट लॉ वाला मेथड किया है कि अगर इसको हम एज अ बेस कंसिडर करें और जितनी इसके ऊपर पावर दी हुई है उतने टाइम्स अगर इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है तो -1/2 आएगा, और ऊपर जो इनकी एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे तो 14 आ जाएगा। ये हमने पावर लॉ वाले तरीके से किया है। पावर लॉ वाले तरीके से बेस्ट है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें हमारे पास जो बेस है वो जो पावर है एक्सपोनेंट है वो ज़्यादा होता है, 2 से ज़्यादा है, 5 टाइम्स है, n टाइम है, m टाइम है, तो इतने टाइम में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उधर हमने पावर लॉ ही लगाना होता है। ये सिर्फ मैं आपको एक मेथड समझा रही हूँ कि इसको आप प्रोडक्ट लॉ वाले मेथड से भी अगर इसको आप एज अ बेस कंसिडर करें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमने तीनों लॉ पढ़े हैं। अब अगर कोई हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा के कैसे आप उसको एवेलुएट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। अब एक्सप्रेशन पे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे लगाने हैं। अब अगर इसको गौर से देखें क्वेश्चन को, तो जो पहली 2 टर्म्स हैं इनको अगर देखें, और जो ये 2 टर्म्स हैं ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दरमियान में प्लस का साइन है। अगर इन पहली 2 को देखें तो इधर इनकी बेस सेम है जबकि इनकी एक्सपोनेंट्स जो हैं ये इनके जो पावर है वो डिफरेंट है। इधर भी इनकी बेस सेम है और इनके जो पावर है वो डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट लॉ सिंपल सा लगाएंगे, पहले वाला जो यहाँ पे बेस सेम हो, तो बेस सेम हो तो 2/5 है, इधर भी 2/5 है, तो इधर आ जाएगा 2/5 ही आएगा। तो जो इनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी -3 + 3। नेक्स्ट देखते हैं प्लस, ये 2 आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर भी
दोनों की बेस सेम है, 3/5 है, तो 3/5 ही हम लिखेंगे। जो इनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस ये -5। अब ये 2/5 है, -3 और +3 आंसर 0, प्लस -5 -5, तो इधर भी आंसर क्या आएगा 0। अब इधर जीरो ला आ गया है, जो हमने जीरो वाला अभी पीछे पढ़ा है कि जीरो ला क्या हमें बताता है, जीरो एक्सपोनेंट क्या बताता है कि कोई भी नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, कोई नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, कोई भी नंबर है अगर हमारे पास, तो उसकी पावर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। आपने कोई इधर सोचना नहीं है, सिंपल आपने लिख देना है कि इसकी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1, तो 1 + 1 = 2 आ गया। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंट के लॉ अप्लाई करके एक्सप्रेशंस को एवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। 2 की पावर 3/2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो इधर जो है क्वोशंट रूल को पहले अप्लाई करेंगे। नीचे क्वोशंट रूल लग रहा है। क्वोशंट रूल क्या बताता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो 2 बेस है 2 ही आ जाएगा, और जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 में 3 माइनस किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 है, नीचे भी 2 की पावर 3 है, कैंसिल होके तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के। इस तरीके से हमने एक्सपोनेंट वाला आज टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। इसमें हमने आज क्या पढ़ा है, एक्सपोनेंट क्या होता है। कोई भी नंबर है, बेस कोई भी नंबर है, उसको आप एज अ बेस अगर लें और उसकी जो ऊपर पावर लिखी हुई है उसको आप एक्सपोनेंट पढ़ते हैं n पावर ऑफ a, यानी अगर एक्सपोनेंट है a की पावर n है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, nth पावर ऑफ a। तो जो पावर है उसको आप एक्सपोनेंट ही कहेंगे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है उसको उस अपने नंबर के अपने साथ उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है उसका मतलब होता है कि इतने टाइम जो नंबर है बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बेस और एक्सपोनेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने लॉज पढ़े हैं, इसके प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, क्वोशंट लॉ पढ़ा है। प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ दो टाइप्स के थे। टाइप्स आप उसको कह सकते हैं। 2 टाइप्स कैसे थी, जब बेस सेम हो और उसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, और जब बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो, तो आप कैसे दोनों लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने पावर लॉ पढ़ा था, फिर आपने जीरो एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है, फिर आपने नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है कि अगर इंटीजर जो है वो नेगेटिव आ जाए तो फिर हम उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। उसके बाद आपने उन लॉज को अप्लाई करना सीखा है, और आपने जो एक्सप्रेशंस हैं अगर हमारे पास कोई आ जाए उनके ऊपर आप कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एक्सपोनेंट का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। 7th क्लास में अभी एक्सपोनेंट के बारे में इतना कुछ ही बताया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट क्लासेस में आप एक्सपोनेंट की मज़ीद जो है वो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें, इस वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।